ओके जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे तटस्थता वक्र का अर्थ, इसकी मान्यता और इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि तटस्थता वक्र को हम उदासीनता वक्र और अधिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में हम इसे आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसके अर्थ में। लिखा है फ्रेंड्स यहाँ कि तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिसमें उपभोक्ता को हर संयोग से बराबर की संतुष्टि प्राप्त होती है। इस वक्र को उदासीनता व अधिमान वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उदासीनता वक्र और अधिमान वक्र के नाम से जाना जाता है, ये बात तो हमने वीडियो के स्टार्ट में ही समझ ली थी। ठीक है, अब हम एक टेबल से जानेंगे कि ये हमें बोल रहा है तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोग को बताता है जिसमें उपभोक्ता को हर संयोग से बराबर की संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसे जानने के लिए टेबल को देखेंगे। टेबल में यहाँ पर 4 संयोग बताए गए हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी। जहाँ संयोग ए बता रहा है कि मोहन जो है वो 1 एप्पल खाता है और 12 मैंगो खाता है, तो यहाँ संयोग ए से वो 90% संतुष्ट है। फिर अब मोहन क्या करता है? एप्पल की मात्रा को बढ़ा देता है, 1 से 2 कर देता है, और आम की मात्रा को 12 से 6 कर देता है। मतलब एक की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसे दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना होगा, तभी उसे दूसरे संयोग से बराबर की संतुष्टि मिलेगी। बराबर की संतुष्टि का मतलब है कि यहाँ वह संयोग बी से भी 90% संतुष्ट होगा। ठीक है, आगे समझ में। फिर इसी तरीके से संयोग सी बता रहा है कि अब मोहन एप्पल की मात्रा को 2 से 3 कर देता है और मैंगो की मात्रा को यहाँ 6 से 4 कर देता है। फिर संयोग डी में बताया गया है कि एप्पल की मात्रा 3 से 4 हो जाती है और मैंगो की मात्रा 4 से 3 हो जाती है। कुल मिलाकर एप्पल जो है वो 1 से 4 पे आ जाता है और मैंगो 12 से 3 पर आ जाता है। इस तरीके से 4 संयोग बनते हैं और चारों ही संयोग से वो 90% क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। समझ में कि तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसमें उपभोक्ता को हर संयोग से बराबर की संतुष्टि प्राप्त होती है। चाहे संयोग ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, वो चारों ही संयोग से 90% संतुष्ट होगा या 80% संतुष्ट होगा, जैसा भी उसका सेटिस्फेक्शन होगा। और इस सेटिस्फेक्शन में उसे एक की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरे की मात्रा कम करनी होगी। यदि वह दोनों की मात्रा को बढ़ाएगा तो फिर उसको संतुष्टि बराबर प्राप्त नहीं होगी। बराबर की संतुष्टि हर संयोग से प्राप्त करने के लिए, बराबर की संतुष्टि हर संयोग से प्राप्त करने के लिए उसे एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना होगा तो दूसरी को कम करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या अधिमान वक्र का अर्थ। अब साथ में जब भी आप किसी भी आंसर की टेबल बनाते हो, किसी भी आंसर को आप टेबल से एक्सप्लेन करते हो, तो आपको टेबल को भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो यहाँ मैंने किस तरीके से लिखा है कि उपयुक्त तालिका में 2 वस्तुएं दी हुई है। कौन कौन सी? सेब तथा आम, जिसमें एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग किया गया है। एप्पल की मात्रा बढ़ी 1 2 3 4, तो मैंगो की मात्रा क्या हुई? कम हुई, ताकि उपभोक्ता को हर संयोग से बराबर की संतुष्टि प्राप्त हो सके। क्यों एक की मात्रा बढ़ी और दूसरी की मात्रा घटी? ताकि उपभोक्ता को हर संयोग से, चाहे ए संयोग हो चाहे डी संयोग हो, 90% की संतुष्टि मिले। ठीक है, अब चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, मतलब कि अब हम तटस्थता वक्र को भी बताएंगे कि तटस्थता वक्र कैसे बना। ए बी सी डी संयोग से कैसे वह चारों संयोग पे 90% की संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, इस बात को तटस्थता वक्र कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा तटस्थता वक्र बना हुआ है। ये ऐसे बना हुआ है जहाँ पर हमने यहाँ इस जगह सेब की मात्रा लिख रखी है और इस जगह हमने आम की मात्रा लिख रखी है। फिर यहाँ हमने सेब की मात्रा बता रहे हैं तो सेब के आंकड़े लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, आप 4 से अधिक भी लिख सकते हो। और यहाँ हम आम की मात्रा बता रहे हैं तो यहाँ आम की मात्रा के आंकड़े ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ 2 4 6 8 10
12 इसलिए लिखा गया है क्योंकि न्यूनतम संख्या क्या है 3 और अधिकतम क्या है 12। तो 3 4 6 12 कभी भी नहीं लिखा जाता, या तो 1 से 12 लिखो या फिर 2 4 6 8 10 12 लिखो। ठीक है, अब जैसी टेबल है वैसे कर्व बन जाएगा। तो टेबल में बताया गया है कि जब सेब की एक मात्रा होती है, एक सेब को कंज्यूम किया जाता है, मतलब एक सेब का उपभोग किया जाता है, तो आम कितने होंगे यहाँ पे 12। मतलब मोहन जब एक एप्पल खाता है तो मैंगो की मात्रा कितनी बताई गई है 12। तो पहला संयोग तो ये ए संयोग हमारा यहाँ पर बन गया, संयोग ए। अब दूसरे संयोग की बात करते हैं। एप्पल की मात्रा 1 से 2 हो जाती है, ये 2 हो गई। तो आम की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। कितनी कम होती, 6 पे आ जाती है, 6 यहाँ पे हो गया। फिर संयोग सी, फिर क्या है, एप्पल कितना है 3, 2 से कितना हो जाता है 3, तो मैंगो कितना हो जाता है 4। तो देखो 4 कहाँ आएगा, 2 और सॉरी ये 4 ये रहा यहाँ पे, ये रहा 4, तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे। अब आ रहा है 3 से 4 एप्पल हो जाता है, 3 से 4 मतलब 1 से वो 4 एप्पल पे आ जाता है और मैंगो को कम करता है। तो मैंगो 12 से क्या हो गया 3, तो 3 यहाँ पर 2 और 4 के बीच में आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाता है। तो हमारे संयोग निकल के आ जाते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, और इन ए बी सी डी संयोग से हमारी इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र या आईसी की लाइन यहाँ पर बन जाती है कि संयोग ए बी सी डी चारों संयोग से बराबर की संतुष्टि प्राप्त हो रही है, और इस बराबर की संतुष्टि को ही उदासीनता वक्र कहा जाता है। तो टेबल से कुछ इस तरीके से आप तटस्थ वक्र बना सकते हो, और याद रखना ये हमेशा इस तरीके से ही बनेगा। उन्नतोदर आईसी इंडिफरेंस कर्व हमेशा उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर बढ़ता हुआ, ना कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरह नत्तोदर झुका हुआ। ठीक है, अब जिस तरीके से तालिका को एक्सप्लेन किया था वैसे कर्व को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि उपरोक्त वक्र में ओ एक्स अक्ष पर सेब की मात्रा है, बिल्कुल ये ओ एक्स अक्ष है, यहाँ पर सेब की मात्रा है, और ओ वाई अक्ष पर क्या बताया गया है, आम की मात्रा बताई गई। एवं संयोग ए बी सी डी उपभोक्ता की समान स्तर की संतुष्टि प्रदर्शित करते हैं, जिसे तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम इसकी मान्यता के बारे में। मान्यता मतलब कि हमने ये जो कर्व बनाया है आईसी इंडिफरेंस कर्व, इसमें हमने क्या क्या माना, किन बातों को लेकर हमने इसे समझाया है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें 2 वस्तुएं ली, कौन कौन सी, एप्पल तथा मैंगो। तो बता दो कि उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए सीमित आय होती है, जिसे 2 वस्तुओं पर वह खर्च करता है और दोनों ही वस्तु की कीमतें स्थिर होती है। मतलब उसके पास 100 रुपए है और एप्पल और मैंगो की प्राइस भी क्या है, फिक्स्ड है। तो अब वह अपना कॉम्बिनेशन रखता है कि मुझे किसको ज़्यादा खाना है, किसको कम खाना है, ताकि मैं बराबर संतुष्ट हो सकूं। ठीक है, दूसरा उपभोक्ता की असंतुष्टि। उपभोक्ता जब तक संतुष्टि के बिंदु पर नहीं पहुंचता तब तक वह दोनों वस्तुओं को अधिमान देता है। मतलब जब तक उसे संतुष्टि नहीं होती तब तक वो वस्तु का उपभोग करता है। जब तक हमारी भूख शांत नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, और जैसे हमारी भूख शांत हो जाती हम खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते। तो उसी तरीके से कि ए बी सी डी ये जो 4 संयोग बने हैं, तो इसे उपभोक्ता तब तक उपभोग करता है वस्तुओं का इसमें जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अगला है क्रमवाचक उपयोगिता। उपभोक्ता अपने अधिमानों का क्रमांकन संतुष्टि के आधार पर करता है जो वस्तुओं के बंडल से मिलती है। कहने का मतलब है जब वो एप्पल की मात्रा को बढ़ा रहा है, मैंगो की मात्रा को कम कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके पेट में जितनी जगह है या उसे जिस वस्तु का जितना ज़्यादा शौक है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं, वहाँ अगर हमें पानी पूरी मिल जाती है और पानी पूरी का हमें शौक रहता है तो हम क्या करते हैं, एक पूरी कम खाते, एक मिठाई कम खाते, क्योंकि हमें पानी पूरी को खाना होता है। यदि हम पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं तो पानी पूरी को कैसे खाएंगे, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर वो एप्पल और मैंगो की मात्रा को कम ज़्यादा करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर अगला है प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निरंतर घटते जाना। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है, इसलिए तटस्थ वक्र उद्गम की ओर उन्नतोदर होता है। मतलब उद्गम की ओर कैसा होता है, वो बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि
सेब की मात्रा बढ़ रही है तो मैंगो की मात्रा क्या हो रही है, अधिक से अधिक कम हो रही है। एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी की कम होती है, जिस कारण तटस्थता वक्र कैसा होता है, उद्गम की ओर उन्नतोत्तर मतलब बढ़ता हुआ। अगला है उपभोक्ता की विवेकशीलता। यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है और अपनी संतुष्टि को अधिकाधिक प्राप्त करने का उसे ज्ञान होता है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लो, विवेकशील। विवेकशीलता मतलब मान्यता में हमने माना कि उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है, मतलब बुद्धि वाला व्यक्ति, उसमें दिमाग है कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, सेब कितना खाना है, आम कितना खाना है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। दो वस्तुएं हमने इसमें मानी है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में समझाया है, ये सारी क्या हो जाती है, इसकी मान्यता, और इन बातों को लेकर हम तटस्थता वक्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी यहाँ पर 4 विशेषता बताई गई है फ्रेंड्स, और चारों ही विशेषता इसके कर्व के आधार पर बताई गई है। जैसे पहली बताई गई है उद्गम की और उन्नतोत्तर, इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट के लिए ये कर्व बनाते हैं, उद्गम की ओर उन्नतोत्तर है मतलब बढ़ती हुई, और अगर ये इस तरह की होती तो ये क्या है, नत्तोदर, झुकी हुई। उन्नतोत्तर मतलब बढ़ती हुई। तो किस कारण ये उन्नतोत्तर हुई है, देखो तटस्थता वक्र सदैव उद्गम की ओर उन्नतोत्तर होती है। इसका मुख्य कारण सीमांत उपयोगिता रास नियम का क्रियाशील होना है। परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता रास नियम मतलब कि उपभोक्ता जब किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, ठीक है, तब वो क्या कर रहा है, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम कर रहा है, मतलब उपभोग करने से उसके सेटिस्फेक्शन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। या फिर आप ऐसे लो कि ये जो उदासीनता वक्र है, मूल बिंदु की उन्नतोत्तर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी की मात्रा को कम करते हैं, इसलिए उन्नतोत्तर होता है। सेकंड लिखेंगे हम, नीचे की ओर ढलती हुई होना। इसमें लिखा है कि एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु का अधिक उपभोग करता है तो दूसरी वस्तु का कम उपभोग करेगा। यदि वह एक वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करना चाहता है तो दूसरी वस्तु की इकाइयां कम करनी होगी ताकि कुल संतुष्टि अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब है कि एप्पल और मैंगो दोनों की मात्रा को बढ़ाएगा, जैसे एप्पल की मात्रा को बढ़ा रहा है और मैंगो की मात्रा को बढ़ाएगा, तो फिर उसे बराबर की संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। बराबर की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक को बढ़ाना होगा और दूसरे को कम करना होगा। तो वो बोला गया कि नीचे की ओर ढलती होना, तो ये देख लो ऊपर से नीचे की ओर ही तो आ रही है। थर्ड है तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ये इस तरीका का कर्व बता रही है। ये ऐसा होता है कि तटस्थता वक्र हमेशा इस तरीके से बनता है, ये ऐसे बनता है, IC1 IC2, मतलब कि उपभोक्ता संतुष्टि का स्तर बताया जा रहा है वो उसका, है ना। ये हमेशा क्या करती है, इस तरीके से नहीं बनती है, IC1 और ये IC2 ऐसे नहीं बनेगा, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, हमेशा ये इस तरीके से बनती है। तो वो बात बताई गई है कि दो तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि संतुष्टि का स्तर वह नहीं रहता, संतुष्टि का स्तर अलग अलग रहता है। फिर अगला है तटस्थता वक्र एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कभी स्पर्श नहीं करती, मतलब ना तो वो एक्स रेखा को स्पर्श करती, ना ही वाई रेखा को स्पर्श करती है। यहाँ पर आप देख लो ये इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर आप x ले लो, यहाँ पर y ले लो, तो क्या इसने यहाँ पे स्पर्श कर रखा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर वो स्पर्श करता, अगर वो y को स्पर्श करता, अगर ये y को ऐसे स्पर्श करता और ऐसे बनता तो हम समझेंगे x का उपभोग नहीं हुआ, एक ही वस्तु का उपभोग किया। और x को स्पर्श करता तो हम बोलते y का उपभोग नहीं किया, जबकि वो दोनों वस्तु का उपभोग करता है। तो देखो लिखा है कि तटस्थता वक्र की अवधारणा की यह मान्यता होती है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, यह उपभोग एक ही समय किया जाता है। यदि तटस्थता वक्र y एक्सिस को स्पर्श करे तो इसका आशय है कि x एक्सिस पर वस्तु का उपभोग शून्य है, मतलब एक ही वस्तु का उपभोग किया गया। इसी प्रकार यदि तटस्थता वक्र x एक्सिस को स्पर्श करे तो इसका आशय है y एक्सिस पर उपभोग शून्य है। दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है तो इस रेखा को स्पर्श नहीं करता, और एक रेखा को स्पर्श करेगा, y को स्पर्श करेगा, x को नहीं करेगा, तो हम समझेंगे एक वस्तु का उपभोग हुआ। तो आया समझ में आपको तटस्थता वक्र का अर्थ, मान्यता और विशेषता। अब अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।